इन पर है करके बिजली के करंट का एसआई यूनिट साथियों क्या होता है। तो क्या होता है साथियों, आपको याद रखना है एम्पियर होता है, बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साथियों शक्ति का यूनिट क्या होता है, शक्ति का यूनिट साथियों वाट होता है, और विभवांतर का यूनिट क्या होता है साथियों वोल्ट होता है, और ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या होता है साथियों कैंडिला होता है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा जो होता है ना साथियों, ये 3600 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 वाट घंटा, 3600 जूल के बराबर होता है, बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कह रहे कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सातु हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर की अगर हम बात करें तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है इसके द्वारा, और हाइड्रोमीटर की अगर बात करें तो द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व साथियों मापा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर क्या चेक करता है, ये दूध का घनत्व साथियों चेक करता है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस इस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, मुझे बताइए। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ध्वनि की अगर बात करें साथियों, देखिए लोहा, निर्वात, पानी या वायु, मैं कहूंगा लोहे में यानी कि ठोस चीज में ध्वनि की गति साथियों सबसे ज्यादा होती है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए वायु में ध्वनि की गति क्या होती है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि चलती है ठोस में, ध्वनि चल सकती है साथियों द्रव में, ध्वनि चल सकती है साथियों गैस में। इस प्रकार निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात में जो इसकी चाल होती है ना, वो 0 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि कोई चाल नहीं होती है। वायु में इसकी चाल जो होती है साथियों, वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सवाल आपसे बनता है साथियों। उसके अलावा जल में ध्वनि की चाल की अगर बात करें तो साथियों 1493 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर बात करते हैं साथियों लोहे में, क्या लोहे में अगर बात करें तो लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर साथियों क्या होता है। यानी कि डेसिबल क्या होता है, ध्वनि के स्तर की एक इकाई होती है। कि ध्वनि अगर ज्यादा तेज है तो वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका ज्यादा डेसिबल का हो जाएगा। जैसे कि अगर 80-90 डेसिबल की आवाज है तो वो असहनीय हो जाएगी, व्यक्ति को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो दो आदमी आपस में बातचीत करते हैं उनका जो डेसिबल रहता है वो लगभग 30 रहता है साथियों, 30 डेसिबल। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो है ना उसके तापमान पर निर्भर करता है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी साथियों आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में आया है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे साथियों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है करके सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैं कहूंगा गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच, क्या साथियों दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों वोल्ट की अगर बात करें कितना है साथियों 12 वोल्ट यहाँ पर है। कुलॉम की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 5 कुलॉम है ना। अगर बात करते हैं साथियों आपसे पूछा जा रहा है कार, तो कार की अगर बात करें वर्क की अगर बात करें तो वर्क बराबर साथियों क्या होता है, ये तो विभवांतर है ना, विभवांतर गुणा आवेश होता है, विभवांतर गुणा आवेश होता है। इतनी बात सातों आपको क्लियर है। चलिए तो अगर बात करते हैं सातों यहाँ पर ये आपका कुलॉम हो जाएगा और ये आपका विभवांतर हो जाएगा, यानी कि आपका 12 गुणा 5 आ जाएगा। तो वर्क बराबर क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, यानी कि 60 जूल जो होगा ये आपका वर्क, यानी कि किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा, तो 60 जूल होगा। 60 जूल कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल भी तो आएंगे सातों आपके एग्जाम में। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने आपेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। थॉमसन ने साथियों नहीं, रदरफोर्ड ने नहीं, नील्स बोहर ने नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, इन्होंने आपेक्षिकता सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत की थी। उसके बाद देखिए सातु अगला सवाल है कह रहे कि ट्रांसफार्मर की खोज सातु किसके द्वारा की गई थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि माइकल फैराडे की अगर बात करें इनके द्वारा ही सातु ट्रांसफार्मर की खोज की गई थी। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि डायनेमो की खोज सातु किसके द्वारा की गई थी। तो अगर आपकी परीक्षा में आए तो देखिए डायनेमो की खोज की अगर बात करें तो इन्होंने नहीं, हैरिसन नहीं, बंस ने नहीं, माइकल फैराडे के द्वारा। क्या डायनेमो की खोज साथियों माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। डायनेमो की जगह अगर विद्युत जनित्र आ जाए तब भी साथियों आपको क्या माइकल फैराडे ही बताने, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही होती हैं।
चलिए अगले नंबर का सातों सवाल देखिए, कह रहे कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा सातों इसमें से माइक्रोफोन, टाइपराइटर नहीं साथियों, डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। चलिए डायनेमो ये है, डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी और साथियों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को साथियों ऊर्जा कहा जाता है। आंसर आपका डी होगा, यानी कि सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है साथियों? एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है सिटी स्कैनिंग में। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? मैं कहूंगा जॉन डाल्टन के द्वारा ही आधुनिक परमाणु सिद्धांत साथियों तैयार किया गया था। अगला देखिए, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, विद्युत चुंबकीय बल कहते नहीं, दुर्बल नाभिकीय गुरुत्वाकर्षण नहीं साथियों, प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को साथियों प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है? तो किसकी श्रेणी में साथियों रखा गया है? तो मैं कहूंगा साथियों आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो बात करते हैं कि भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? तो पता साथियों किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है। बताइए मुझे। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है ये। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो आपका जवाब साथियों जो होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक आयन हो जाएगा, यानी कि धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। आंसर आपका बी होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को साथियों क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। मैं कह सकता हूं साथियों क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये अच्छा सवाल है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को साथियों ऑक्सीकरण कहा जाता है। हमारा शरीर कितने पीएच से कितने पीएच के साथियों भीतर होता है? फटाफट मुझे बताइएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों कितने से कितने, मैं कहूंगा 7 से लेकर 7.8 पीएच मान होता है साथियों हमारे शरीर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, जल जो साबुन बनाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता, उस जल को क्या कहा जाता है बताइए। उसको खारा जल कहते हैं, भारी जल कहते हैं, मृदु जल कहते हैं, संक्रमित जल कहते हैं। मैं कहूंगा साथियों उसको खारा जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ड वाटर साथियों उसको कहा जाता है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये क्यों होता है पता साथियों, क्यों झाग नहीं बना पाता है खारा जल? कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं उसमें वो ज्यादा होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम अणु जो होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए वो झाग नहीं बना जाता और उसको खारा जल कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों अमोनिया की, तो अमोनिया जो है ना साथियों, अमोनिया, तो अमोनिया हैबर प्रोसेस का उपयोग करके ही उत्पादित किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन जो है ना ये साथियों पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया। आंसर आपका डी होगा। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो साथियों कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। मैं कहूंगा क्लोरीन है। बिल्कुल सही जवाब, क्लोरीन आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल की लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए साथियों क्वेश्चंस मैं बहुत तेजी के साथ करा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास समय कम है, वक्त कम है। तो इस वक्त में साथियों आपको सिर्फ वही पढ़ाना चाहिए, और मैं पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको साथियों डायरेक्ट देखने को मिले। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसलिए आप इन सवालों को साथियों भरोसे के साथ तैयार करिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सिरके में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके की अगर बात करें इसमें साथियों लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मॉलिक एसिड नहीं साथियों, एसिटिक एसिड आप लोग याद रखेंगे। एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है, ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है, मुझे बताइए। तो बॉक्साइट जो है ना, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है ग्रुप डी के एग्जाम में। मतलब अलग अलग शिफ्टों में, एक शिफ्ट को छोड़कर दूसरी तीसरी ऐसे करके पूछा जाता है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट होता है, ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक और इसका एक अयस्क होता है जो आपसे पूछा जाता है, जिसका नाम है क्रायोलाइट। क्या सबसे ज्यादा बॉक्साइट पूछा जाता है और दूसरे नंबर पर क्रायोलाइट आता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रही है भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो कौन सी की अगर बात करते हैं, मैं कहूंगा पायरोफाइलाइट की अगर बात करें तो ये भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है। आंसर आपका डी होगा। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है?
तो विज्ञान की कौन सी शाखा साथियों ट्यूमर के बारे में बताती है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। फटाफट साथियों बता दीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की, किसकी, अगर हम बात करें ऑस्टियोलॉजी की, तो ये साथियों ऑस्टियोलॉजी ये हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है। एनाटॉमी की अगर बात करते हैं, एनाटॉमी आपकी मानव शरीर की संरचना से संबंधित है, मतलब उसका अध्ययन किया जाता है। और अगर ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ऑन्कोलॉजी ये साथियों आपको ध्यान रखना है, ये ट्यूमर के बारे में बताती है, ट्यूमर या कैंसर के उपचार के संबंध में साथियों बताती है। और यूरोलॉजी की साथियों अगर हम बात करते हैं तो पेशाब से संबंधित जो बीमारियां होती है ना, उसका अध्ययन और उसका उपचार किया जाता है यूरोलॉजी के अंतर्गत। तो ये चारों चीजें आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है। उसके बाद देखिए जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कौन सा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा शरीर रचना विज्ञान की अगर बात करें तो ये जीव की आंतरिक संरचना अध्ययन करने वाला शास्त्र है। आंसर आपका ए है ना। चलिए वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं, तो जो वयस्क बिल्ली होती है इसमें लगभग कितने दांत होते हैं साथियों, 30 दांत होते हैं। 30 आपका जवाब। अच्छा मान लीजिए कोई बिल्ली अगर यहाँ पर आ जाता, अवयस्क आ जाता, तो उसमें कितने दांत होते हैं, उसमें साथियों 26 दांत होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए इनमें से कौन उड़ सकता है, तो मुझे बताइए इनमें से कौन उड़ सकता है। हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। देखिए पेंगुइन नहीं उड़ सकता, एमू ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता। मैं कह सकता हूँ साथियों हॉर्नबिल जो है ये उड़ सकता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ। अगला सवाल, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ग्रुप डी का साथियों, आता है कई बार। तो यकृत आप लोग याद रखेंगे, यानी कि ये अंग पित्त रस का स्राव करता है। राइट आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, मैं कहूंगा यकृत। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यही, वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। उसके बाद देखिए अगला है, कह रहे निम्नलिखित में से किस जानवर की छोटी आंत होती है। तो अगर बात करते हैं किस जानवर की छोटी आंत होती है, तो शेर की अगर बात करें साथियों शेर की छोटी आंत होती है। आंसर आपका भी होगा। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, तो मानव रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है, लगभग 55 से 60% जो मात्रा होती है ये मानव रक्त में प्लाज्मा की ही होती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। तो आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा, आप लोग पता क्या लगाएंगे, लोहित कोशिकाएं लगाएंगे, यानी कि लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, तो किस ग्रंथि द्वारा, मैं कहूंगा अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा ही हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में जो होता है ये अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। और अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो आपको साथियों अग्न्याशय ही बताना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अवटु ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसको थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है, थायराइड भी इसको कहते हैं, जो कि गले से संबंधित है, गले में होती है ये। उसके बाद देखिए विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, साथियों मुझे फटाफट बता दीजिए। विटामिन बी की यहाँ पर बात चल रही है, फटाफट साथियों मुझे बताइए। देखिए अगर हम नियासिन की बात करते हैं तो ये किसका रासायनिक नाम है, ये साथियों विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है, तो ये तो विटामिन बी से संबंधित है। राइबोफ्लेविन की अगर बात करते हैं ये साथियों विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। और उसके अलावा थाइमिन की अगर बात करें तो ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। लेकिन अगर साथियों एस्कार्बिक एसिड की बात करते हैं तो ये साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो ये तो बी से संबंधित नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है, तो किसमें वृद्धि होती है, मैं कहूंगा खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। ट्रांस वसा की वजह से खराब कोलेस्ट्रॉल बनता है। उसके बाद देखिए विटामिन ए की कमी से, वही सारे टॉपिक मैंने लिए हैं जो एग्जाम निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा रतौंधी नामक विटामिन ए की कमी से रोग होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है, तो जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, पेट बाहर आता है, रतौंधी होती है, पेट में दर्द होता है, मैं कहूँगा मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है जो कि विटामिन सी से जाती है, तो विटामिन सी की कमी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूँगा जीवाणुओं की बात चल रही है, जीवाणु जिम्मेदार होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि गायों और भैंसों में जो एंथ्रेक्स फैलाया जाता है वो जीवाणु के द्वारा ही साथियों फैलाया जाता है। अगला सवाल देखिए पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों पता क्या कहा जाता है, उसको परासरण कहा जाता है। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो प्रक्रिया परासरण कहलाई जाती है। आंसू का पीएच मान की अगर बात करें कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है आंसू का पीएच मान कितना होता है साथियों, तो लगभग अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका जवाब 7.4 हो जाएगा, 7.4 आपका जवाब
हो जाएंगे करंट अफेयर के। कह रहे कि कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश बना है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों जर्मनी की बात चल रही है, जर्मनी आपका जवाब है। उसके बाद देखिए आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा कहाँ किया गया है साथियों? तेलंगाना में किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा एस सुकुमारन नायर को आरबीआई ने तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। साथियों ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोध साथियों जांच शुरू की है? तो किस पर साथियों? मैं कहूंगा वियतनाम पर की है। सही जवाब साथियों वियतनाम पर ही की है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों किसके द्वारा किया गया है ये, है ना। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ ये साथियों शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो पता साथियों किसने किया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। उसके बाद देखिए किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है? फटाफट मुझे बताइए। तो थाईलैंड आपका जवाब होगा। थाईलैंड देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। किसके के जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा नलिन प्रभात इनका नाम है और ये जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो किसका जिक्र चल रहा है? क्या आपका साथियों जवाब हो सकता है? फटाफट बताइए। क्या आपका जवाब साथियों बांग्लादेश है? तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है साथियों। बांग्लादेश देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो साथियों कौन रहा है? आईआईटी मद्रास रहा है। तो आईआईटी मद्रास आपका जवाब है। अगला देखिए किसने प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम साथियों क्या है आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए तो राहुल नवीन की अगर बात करें इनको प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला देखिए किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत साथियों नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? आपका इनका नाम क्या अगर बात करें पर्वत नेनी हरीश इनका नाम है और इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये तो साथियों रिपीट क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको बताया पर्वत नेनी हरीश इनका जवाब है। अगला देखिए किस देश में डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट मुझे बताइए। चलिए तो अपने देश भारत देश में ही साथियों डेंगू वैक्सीन डेंगुओल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया गया है। कहने कि डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कहाँ किया है साथियों? ओडिशा में किया है। ओडिशा आपका जवाब है। और आईआईटी गांधीनगर में क्या साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि आईआईटी गांधीनगर में किस आईआईटी के साथ मिलकर सी नर्मदा का क्या साथियों सी नर्मदा का शुभारंभ किया गया है? तो आईआईटी इंदौर आपका जवाब होगा। आईआईटी गांधीनगर ने आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर सी नर्मदा का शुभारंभ किया है। उसके बाद देखिए कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंटेटिव करेंगी? तो कौन करेंगे इनका नाम क्या है? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। मृंडई डे इनका नाम है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो किस देश ने साथियों ये खोज की है? या आपसे बस इतनी सी बात पूछी जा रही है। फटाफट आप लोग साथियों मुझे बताइएगा। चलिए चलिए सर। तो मैं कहूंगा जर्मनी आपका जवाब होना चाहिए। यानी कि जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली एक कवक की खोज कर दी है जर्मनी देश ने। किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो मैं कहूंगा साथियों ऑपरेशन सद्भाव किसके द्वारा शुरू किया गया है? बस ये बात आपको बताना है साथियों। फटाफट बताइए। तो अपने देश भारत ने ही ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की है। साथियों 5 सवाल और मैं आपको करवाऊंगा। बस वो 5 सवाल देख लीजिए साथियों। हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक साथियों संपन्न किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए साथियों, हाँ, कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो टियर 1 पर जो पहुंचा है साथियों वो कौन सा देश पहुंचा है? ये आपको बताना है। बताइए।
तो क्या आपका जवाब होगा भारत देश साथियों? आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अपने देश भारत देश ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है अपना देश भारत। किस देश ने हिजाब पर साथियों प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है साथियों, ये आपको यहाँ पर फटाफट बताना है। मैं कहूँगा ताजिकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद देखिए चक्रवाती तूफान जिसका नाम है बेनबिका, इसने किस देश को प्रभावित किया है? यानी कि ये कहाँ पर साथियों, किस देश में ये आया है? तो ये फिलीपींस देश में आया है तूफान, चक्रवाती तूफान बेनबिका। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।